नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, समय कभी एक सा नहीं रहता। कभी आशा है तो कभी निराशा, कभी हर्ष है तो कभी विषाद, कभी उत्कर्ष है तो कभी अपकर्ष। लेकिन हम मनुष्यों को इन सब विषम परिस्थितियों, परस्पर विरोधी स्थितियों के बीच से ही संतुलित भाव से धैर्य धारण करते हुए अपने जीवन का मार्ग निकालना पड़ता है, अपने जीवन की राह पकड़नी पड़ती है। पिछला 1 महीना मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल भरा रहा। मैं अपने जीवन की बात ही क्यों करूं, साहित्य समाधान के लिए उथल पुथल भरा रहा। पिताश्री कुछ अस्वस्थ थे, अंततः वे अनंत में विलीन हो गए। लेकिन उनकी जो विरासत उन्होंने मुझे दी, जिसके कारण मैं आपके समक्ष खड़ी होकर इतना सब कुछ कह पाती हूँ, बोल पाती हूँ। आप बार बार मुझे कहते हैं कि मैम आपकी वाणी में सरस्वती का वास है, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये सब उन्हीं के दिए हुए संस्कारों, उन्हीं की दी हुई प्रतिभाओं का प्रतिफल है बच्चों। तो आज का ये सत्र हम इस अपनी मनोव्यथा से ऊपर उठकर, अपने इस विषाद के दौर से ऊपर उठकर प्रारंभ करते हैं, धैर्य धारण करते हुए संतुलित भाव से पुनः सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम के अनुसार अपने सत्रों का आगाज आज से हम कर रहे हैं। तो चलिए पिताश्री को पुण्य स्मरण करते हुए कि वे अपना वरद हस्त हम पर, साहित्य समाधान पर, आप सब विद्यार्थियों पर निरंतर बनाए रखें, आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास हम जो भी पढ़ेंगे वो केवल और केवल सेकंड ग्रेड की परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों पर फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर फोकस करेंगे। लेकिन जो अनिवार्य जानकारी हमारे लिए आवश्यक है, जो जानकारी, उसे हम आवश्यक रूप से ग्रहण करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इतिहास लेखन परंपरा, क्योंकि इतिहास लेखन परंपरा को जाने बिना हिंदी साहित्य के इतिहास की बुलंद इमारत खड़ी ही नहीं की जा सकती। तो चलिए, जैसा कि आप कवर पेज से देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि हिंदू साहित्य का इतिहास गारसा तासी का ग्रंथ, जिसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। फिर आप देख पा रहे हैं मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं का एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ। उसके बाद आप देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उसके बाद आप डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास देख पा रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास देख पा रहे हैं। ये इतिहास ग्रंथ तो बहुत हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ केवल और केवल उन महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण ग्रंथों को प्रस्तुत किया गया है ताकि इस पहली स्लाइड से आपको अनुमान हो जाए कि हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए आपको कौन सी दिशा तय करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहली बात, क्योंकि शब्द क्या है? इतिहास। और हम जिस किसी भी विषय को पढ़ते हैं उसके शब्द के अर्थ को, उसके मर्म को समझे बिना हम सत्र आगे बढ़ाते ही नहीं। तो इतिहास शब्द के अगर टुकड़े करें दोस्तों, तो इति, ह और अस, 3 शब्दांश निकलकर हमारे सामने आते हैं। इति का अर्थ होता है समाप्त, संस्कृत के सब शब्द है। ह का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और अस का अर्थ होता है होना। यानी जब ये तीनों शब्द परस्पर निकट आते हैं दोस्तों, तो इन इतिहास शब्द निर्मित होता है। और इस इतिहास शब्द का अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से होकर समाप्त हुआ। और संक्षेप में कहें तो इसका अर्थ हुआ ऐसा निश्चित रूप से हुआ। ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ये इतिहास का अर्थ है। तो उम्मीद करती हूं, क्योंकि इतिहास में आप सभी जानते हैं कि बीती हुई घटनाओं का वर्णन होता है, जिसके आधार पर हम वर्तमान और भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ इतिहास का अर्थ। अब इतिहास तो बहुआयामी शब्द है, राजनीति विज्ञान का भी इतिहास होता है, देश का भी इतिहास होता है, संस्कृति का भी इतिहास होता है, धर्म का भी इतिहास होता है। लेकिन यहां हम जिस इतिहास की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम बात कर रहे हैं। तो हम यहां इतिहास शब्द से का अर्थ इसी रूप में ग्रहण करेंगे कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब इतिहास का संबंध क्योंकि बीते हुए समय से होता है, क्योंकि ऐसा निश्चित रूप से होकर समाप्त हुआ। और जब जो चीज समाप्त हो जाती है वो अतीत का, यानी गुजरे हुए समय का हिस्सा बन जाती है।
तो इतिहास का सीधा संबंध किससे हुआ? बीते हुए समय से हुआ, और इसमें काल्पनिक घटनाओं का समावेश नहीं होता बल्कि वास्तविक घटनाओं का समावेश होता है। यानी दो तथ्य आपको अच्छी तरह से स्मरण रखने हैं, अपनी स्मृति में ताजा रखने हैं कि पहली बात, इतिहास का संबंध बीते हुए समय से होता है, और दूसरी बात, वास्तविक घटनाएं इसमें वर्णित की जाती हैं। काल कल्पना के का इतिहास में कोई स्थान नहीं होता। अब बात आती है कि साहित्य के इतिहास का क्या अर्थ है। तो साहित्य के इतिहास के अर्थ की बात करें दोस्तों, तो मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य है। क्यों? क्योंकि आप सब लोग एक कथन को बार बार पढ़ते चले आ रहे होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जिसकी चर्चा हम आगे करने भी वाले हैं, कि साहित्य मनुष्य की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ समाज में घटित हो रहा है, जो कुछ मनोवृत्तियां, मनोभावनाएं समाज में विकसित हो रही हैं, जिस तरह की सांस्कृतिक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जिस तरह की धार्मिक मनोभाव है, उन्हीं के अनुरूप उन्हीं सब का चित्र साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। और यही कारण है कि साहित्य के इतिहास को अगर परिभाषित करें तो उसका अर्थ हुआ मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण साहित्य के द्वारा किया जाता है। अब डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं साहित्य के इतिहास के बारे में? तो देखिए, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों यानी समय के साथ जैसे जैसे मनुष्य के स्वभाव में, उसकी रुचियों में, उसकी भावनाओं में परिवर्तन आता है, उसकी संवेदनाओं में परिवर्तन आता है, तो उन्हीं को जब साहित्य प्रस्तुत किया जाता है तो वो साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। यानी जो कुछ भी समाज में परिवर्तित हो रहा है, उसको जब साहित्य में अभिव्यक्त किया जाता है तो वो साहित्य के इतिहास का हिस्सा बन जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। दोस्तों, कई बार इसके विषय में प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये पंक्तियां किस विद्वान की हैं, तो आपको कंठस्थ कर लेना है कि ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति यानी मनोभाव का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी जिस तरह का भाव समाज में मनुष्यों के बीच प्रचलित होता है, प्रवर्तित होता है, विद्यमान होता है, उसी की अभिव्यक्ति साहित्य में की जाती है। शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा, कि यदि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, तो जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति यानी उसकी भावनाएं समय के अनुसार परिवर्तित होंगी, तो साहित्य की विषय वस्तु में, साहित्य में की अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन आएगा। समाज के परिवर्तन के साथ, चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा। इसी बात को यहां स्पष्ट करना चाह रहे हैं शुक्ल जी। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जो चित्तवृत्तियां समाज की परिवर्तित हो रही हैं, उन चित्तवृत्तियों का विश्लेषण, परखना यानी उनका विश्लेषण करना, और उसका साहित्य की जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसके साथ तालमेल बिठाकर अभिव्यक्त करना ही साहित्य का इतिहास होता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया कथन है, जिसमें उन्होंने साहित्य के इतिहास को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। अतः इस दोनों परिभाषाओं से, दोनों कथनों से यह स्पष्ट होता है कि साहित्य का इतिहास समाज, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, विचारधारा, साहित्यिक प्रतिभा एवं रचनात्मकता के क्रमिक परिवर्तन को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। यानी समाज में, राजनीति में, धर्म में, संस्कृति में, अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को क्रमिक रूप से अभिव्यक्त करना, प्रस्तुत करना ही साहित्य के इतिहास का उद्देश्य होता है। अब बात आती है इतिहास लेखन परंपरा की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी इतने समय से हिंदी साहित्य का इतिहास कभी छोटे रूप में, कभी थोड़े बड़े रूप में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों ने हिंदी के कवियों के जीवन एवं उनके कृतित्व का परिचय प्रस्तुत किया। यानी 19वीं शताब्दी से पहले ही यह कार्य प्रारंभ हो चुका था
कि जो भी विद्वान थे वे अपने पूर्ववर्ती कवियों और लेखकों के जीवन वृत्त और उनके कृतियों के परिचय को, विवरण को प्रस्तुत किया करते थे। कालक्रम, सन, संवत आदि के अभाव के कारण उन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों एक बात और इतिहास ग्रंथ के विषय में आपको समझ लेना है कि वर्णन जो भी किया जाए इतिहास में वो कालक्रम के अनुसार होना चाहिए, लेकिन जो वर्णन कवियों के और उनकी कृतियों के किए गए 19वीं शताब्दी से पहले, उनमें सब में कालक्रम का अभाव था, सन संवत यानी तिथियां नहीं दी गई थी, और इसी कारण उन्हें इतिहास ग्रंथों की परंपरा में शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये नहीं कि इन ग्रंथों की हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई भूमिका ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं। वास्तविकता यह है दोस्तों कि ये जो ग्रंथ लिखे गए जिनमें कालक्रम का अभाव है, संसंवत का अभाव है, वास्तव में उन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पृष्ठभूमि को एक आधार दिया, उसकी पृष्ठभूमि को तैयार किया। तो इस प्रकार के ग्रंथों में से कुछ प्रमुख ग्रंथ यहां दिए जा रहे हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, लेखक हैं गोकुलनाथ। इन ग्रंथों और इनके लेखकों के नामों को कंठस्थ कर लेंगे क्योंकि इन पर भी प्रश्न आता है। भक्तमाल, लेखक है नाभादास। कविमाल, लेखक है हरिराय। कालिदास हजारा, लेखक है कालिदास त्रिवेदी। ये कालिदास संस्कृत के कालिदास से भिन्न है, ये याद रहे। इसी प्रकार के ग्रंथ हैं जिनमें कालक्रम का अभाव है, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि तैयार करने की दृष्टि से इन ग्रंथों का पर्याप्त महत्व है। अब सबसे पहला हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का जो प्रयास किया गया दोस्तों, वो इस गारसाद तासी के द्वारा किया गया। गारसाद तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे। उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा, इस्त्वार दला लिटरेट्यूर एंदुए एंदुस्तानी, और इसका प्रकाशन हुआ 1839 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का यह पहला प्रयास था। पहला प्रयास आपको याद रखना है किसके द्वारा? फ्रांसीसी विद्वान के द्वारा किया गया। स्पष्ट है कि जब नाम फ्रांसीसी भाषा में है तो इतिहास ग्रंथ भी फ्रांसीसी भाषा में यानी फ्रेंच भाषा में ही लिखा गया। तो इस बात को, इन तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसका प्रकाशन कहां से हुआ? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। मूलतः फ्रांसीसी भाषा में रचा गया। इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए। पहले संस्करण में 2 भाग थे। प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और दूसरे संस्करण में इसके 3 भाग हो गए। पहले 2 भाग 1870 ईस्वी में और तीसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से दोस्तों इस ग्रंथ में काल विभाजन नहीं किया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ की एक कमी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है इसमें काल विभाजन नहीं है। काल क्रमानुसार लेखक परिचय, युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं है, जबकि इतिहास ग्रंथ के लिए काल क्रमानुसार वर्णन का होना अनिवार्य होता है। लेकिन गारसाद तासी के ग्रंथ में काल क्रमानुसार लेखकों का परिचय नहीं दिया गया। उन लेखकों के युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों की भी चर्चा नहीं की गई है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, क्योंकि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, तो अंग्रेजी वर्णमाला यानी ABCD के क्रम के को ध्यान में रखते हुए हिंदी और उर्दू के 738 कवि, कितने कवि? 738 कवियों का विवरण यहां प्रस्तुत किया गया है। इन 738 कवियों में से केवल 72 कवि हिंदी के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये बिंदु आप कंठस्थ कर लेंगे, ने हिंदी रचनाकारों संबंधी जो विवरण इसमें दिया गया है, किस ग्रंथ में? गारसाद तासी के ग्रंथ में, उसको हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुदित किया, और ये अनुदित ग्रंथ 1952 में प्रकाशित हुआ। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। यानी गारसाद तासी ने जो इतिहास ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में यानी फ्रेंच भाषा में लिखा, उस भाषा के हिंदी के कवियों से संबंधित जो भी विवरण वहां प्रस्तुत किए गए थे उनको हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में अनुदित किया, और ये ग्रंथ 1952 में प्रकाशित हुआ। इस पर प्रश्न पूछा जाता है, इसे कंठस्थ कर लेंगे। इसके बाद एक और इतिहास ग्रंथ का इतिहास लेखन का प्रयास किया गया, और उसका शीर्षक है तजकिरा ईश्वरा ई हिंदी। लेखक इसके हैं मौलवी करीमुद्दीन। 1848 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। दिल्ली कॉलेज के द्वारा यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। 1004 कवियों का, वहां 738 कवि थे, जिनमें से केवल और केवल 72 कवि किसके थे? हिंदी के थे।
लेकिन यहाँ 1004 कवियों का परिचय प्रस्तुत किया गया और उसमें से 62 कवि हिंदी के थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। कालक्रम का इसमें थोड़ा ध्यान रखा गया और इसको तबका शुअरा भी कहा जाता है, यानी इस ग्रंथ का दूसरा नाम तबका शुअरा भी है। तीसरा ग्रंथ आता है भाषा काव्य संग्रह। इसकी रचना महेश दत्त शुक्ल ने की और इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ और हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ये पहला ग्रंथ माना जाता है जिसमें कालक्रम का थोड़ा बहुत ध्यान रखा गया है, विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। इसके बाद अगला जो ग्रंथ आता है वो है शिव सिंह सरोज। आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि यहां तक जो भी ग्रंथ अभी तक लिखे गए हैं वे केवल और केवल हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले ग्रंथ हैं, आधार ग्रंथ हैं। आगे चलते हैं। अगला ग्रंथ है शिव सिंह सरोज और इसकी रचना की ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। 1883 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। सबसे पहले सर्वप्रथम 1003 भाषा कवियों को, भाषा कवियों से मतलब है हिंदी के कवियों का विवरण। अब तक इससे पहले के किसी भी ग्रंथ में इतनी बड़ी संख्या में हिंदी के कवियों का विवरण किसी ने भी प्रस्तुत नहीं किया था। यानी शिव सिंह सरोज एक ऐसा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है जिसमें पहली बार हिंदी के 1003 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके पूर्वार्ध में 1838 कवियों की रचनाओं के अंश और उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। यानी 1838 कवियों की रचनाओं के अंश उद्धृत किए गए हैं और उत्तरार्ध जो दो भाग है इसके, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय प्रस्तुत किया गया है। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है, यानी वर्ण क्रम के अनुसार यहाँ कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। काल विभाजन और नामकरण यहाँ भी नहीं है। आचार्य शुक्ल ने इसे कवि वृत्त संग्रह कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रश्न पूछा जाता है कि शिव सिंह सरोज को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है या शिव सिंह सरोज के विषय में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस ग्रंथ को आचार्य शुक्ल ने कहा है कवि वृत्त संग्रह। आगे चलते हैं। आदिकाल की प्रारंभिक सीमा यहां विक्रम संवत 770 मानी है। दोस्तों आपको मैं फिर एक बार बता दूं, 770 में से जब हम 57 घटाते हैं तो ईस्वी सन आ जाता है। तो आपको अगर विक्रम संवत को ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा दोस्तों, लेकिन अगर समझने की सुविधा की दृष्टि से आपको बदलना हो तो आप 57 घटाकर वास्तविक तिथि ज्ञात कर सकते हैं ईस्वी सन की। और यहाँ पर कवि पुष्पपुंड या पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिव सिंह सरोज में यानी शिव सिंह सैगर ने किसे हिंदी का पहला कवि माना, तो पुष्पदंत को उन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। और पुष्पदंत को अलग अलग ग्रंथों में कहीं पुष्प कहकर संबोधित किया गया है तो कहीं पुंड कहकर के संबोधित किया गया है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के नाम है। अब अगला जो ग्रंथ आता है दोस्तों वो है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके रचयिता हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ 1888 ईस्वी में। और इसका प्रकाशन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। यानी एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो एक संस्था थी आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व संबंधी खोजें किया करती थी और साहित्य और इतिहास ग्रंथों के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, उसी से संबंधित शोध लेख इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ थे। तो उसी पत्रिका में ये द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान विशेषांक एक निकला और उसमें ये पूरा का पूरा ग्रंथ यहाँ प्रकाशित किया गया। 1889 ईस्वी में स्वतंत्र इतिहास की पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। यानी 1888 में ये द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकला। उसके बाद 1889 में स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। अंग्रेज विद्वान थे तो स्पष्ट है कि अंग्रेजी भाषा में इसकी रचना की गई। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी में इसका अनुवाद किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान देंगे। गारसाद तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, केवल हिंदी कवियों से संबंधित अंश का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था हिंदू साहित्य का इतिहास के नाम से, ये याद रखना है। और जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के द्वारा
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया गया। 1957 ईस्वी में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से इसका प्रकाशन हुआ। कुल 952 कवियों का यहाँ वर्णन किया गया है। 886 कवि, जो 952 कवि यहाँ वर्णित है जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ में, उनमें 886 कवि वे कवि हैं दोस्तों जो शिव सिंह सरोज में वर्णित किए गए हैं, और इसमें 66 कवि नए वर्णित किए गए हैं। केवल हिंदी कवियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, उर्दू के कवियों को यहाँ शामिल नहीं किया गया है। कालक्रमानुसार कवियों का जीवन चरित्र यहाँ वर्णित किया गया है, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन का ये इतिहास ग्रंथ पहला वो इतिहास ग्रंथ है जिसमें कालक्रम का ध्यान रखा गया है। अभी तक पूरी तरह से कालक्रम के अनुसार वर्णन किसी भी पहले के ग्रंथ में नहीं मिलता। कहीं पर अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार कवियों का वर्णन किया गया है, कहीं हिंदी वर्ण वाला के अनुसार कवियों का वर्णन किया गया है। ये पहला ग्रंथ है जिसमें कालक्रम के अनुसार कवियों के जीवन चरित्र वर्णित किए गए हैं। तो इस दृष्टि से जॉर्ज ग्रियर्सन का यह ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। युगीन परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का यहाँ वर्णन किया गया है। दूसरी विशेषता क्या है इस ग्रंथ की कि एक तो कालक्रम के अनुसार कवियों का वर्णन किया गया है, दूसरी बात उन कवियों की समय की क्या परिस्थितियां थी और उनके काव्य की कौन सी विशेषताएं हैं, उन पर भी प्रकाश डाला गया है। संक्षेप में ही सही लेकिन प्रकाश डाला गया है। और यही वो ग्रंथ है दोस्तों जिसमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम का वर्णन 4 भागों में किया गया है, यानी हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 भागों में वर्णित किया गया है। और ये भाग है चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य। यानी 4 भाग कौन से हैं? चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य। ये आपको ध्यान में रखना है। 16वीं 17वीं शताब्दी यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानने वाले ग्रियर्सन पहले विद्वान है, यानी सबसे पहले हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले कौन विद्वान है? जॉर्ज ग्रियर्सन विद्वान है। ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजी द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है, यानी ग्रियर्सन की मान्यता थी कि हिंदी का विकास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। आचार्य शुक्ल ने इसे बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है। देखिए वहां का केवल कविवृत्त संग्रह कहा गया था, किसको? शिव सिंह सरोज को। और यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है उसको क्या कहा गया है? बड़ा कविवृत्त संग्रह। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा है। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको उन्होंने पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कहा है, यद्यपि इसमें इतिहास शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से निर्धारण किया गया है। इसकी एक अन्य विशेषता क्या है? भक्तिकाल संबंधी विशेषता हम पढ़ ही चुके, कालक्रम के अनुसार है, ये एक विशेषता हम पढ़ चुके। इसके अलावा हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण यहाँ किया गया है। ऐसा पहले के किसी भी इतिहास ग्रंथ में नहीं किया गया था। हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया है। अब तक जो भी इतिहास ग्रंथों में वर्णित था उसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू आदि को शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ केवल और केवल हिंदी साहित्य की बात की गई है और उसे इन भाषाओं के साहित्य से अलग रखा गया है। ये इसकी एक और विशेषता है। अगला ग्रंथ आता है मिश्र बंधु विनोद। लेखक मिश्र बंधु है इसके। मिश्र बंधु 4 भाई थे वैसे तो, लेकिन उनमें से 3 भाइयों ने इस इतिहास ग्रंथ के लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वे भाई हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। ये वो ग्रंथ है दोस्तों जिसमें व्यवस्थित काल विभाजन और नामकरण मिलता है, और इसमें 4591 कवियों का वर्णन है। यानी ये अब तक जितने भी ग्रंथों के विषय उनमें सबसे अधिक विस्तृत ग्रंथ है, जिसमें सबसे अधिक हिंदी के कवियों का वर्णन किया गया है, और कवियों की संख्या है 4591। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। देखिए 3 बातें हो गई हैं, शिव सिंह सरोज कविवृत्त संग्रह, और जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है बड़ा कवित्त संग्रह, और यहां कहा गया है बड़ा भारी कवित्त संग्रह।
कविवृत्त संग्रह। तो इस बात को, तीनों कथनों को आपको ध्यान में रखना है। संपूर्ण इतिहास को यहाँ 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। कौन सा इतिहास? संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और साहित्य के विभिन्न अंगों का भी वर्णन किया गया है। ये इस ग्रंथ की अपनी एक अलग विशेषता है कि यहाँ साहित्य के विविध अंगों का भी वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। मिश्र बंधुओं की एक अन्य कृति, इसको भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी नवरत्न नाम से प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। इसे नवरत्न दोस्तों इसलिए कहा जाता है, पहली बात तो इसमें 9 अध्याय है, दूसरी बात इसमें 9 कवियों का वर्णन किया गया। लेकिन यदि क्रम से देखें तो इसमें 10 कवियों की संख्या होती है, लेकिन मिश्र बंधुओं ने इन में से भूषण और मतीराम को एक ही अध्याय में समेट दिया है, यानी इन्हें बंधु कह करके पुकारा है। तो इसलिए इनको एक मान लिया है उन्होंने, और शेष 7 कवि और 8 कवि और हैं, यानी कुल मिलाकर 9 कवियों की चर्चा यहां पर की गई है। और इन कवियों का नाम है, पहले तुलसीदास, सूरदास, फिर देव, फिर बिहारी। इसी पर पिछले सत्रों में हमने एक सत्र में चर्चा की थी कि एक प्रश्न एक परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों, जिसमें था देव और बिहारी में से किस व्यक्ति ने, किस इतिहासकार ने, किस साहित्यकार ने देव को बड़ा कवि माना है। तो हमने मिश्र बंधु नाम की बात की थी। तो इसी ग्रंथ के आधार पर मिश्र बंधुओं ने ये स्थापित किया कि देव बिहारी से बड़े कवि हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि तीसरे नंबर पर देव है और चौथे नंबर पर बिहारी। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात को स्वीकार नहीं करते। इसके बाद आता है, बिहारी के बाद है भूषण और मतीराम, उसके बाद है केशव, फिर कबीर, फिर चंद बरदाई और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर कालक्रम का ध्यान रख करके कवियों का वर्णन नहीं किया गया कि इस हिसाब से चंद बरदाई को पहले आना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से वे उनको कवियों के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी के आधार पर कवियों के क्रम को रखा गया है। यानी मिश्र बंधुओं की दृष्टि में तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ कवि है, दूसरे नंबर पर सूरदास आते हैं, तीसरे नंबर पर देव, चौथे नंबर पर बिहारी, पांचवें नंबर पर भूषण और मतीराम, छठे पर केशव, सातवें पर कबीर, आठवें पर चंद बरदाई और नवे पर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम इतिवृत्तात्मक लेखन इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। आगे चलते हैं। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। प्रकाशक कौन है? नागरी प्रचारिणी सभा काशी से ये प्रकाशित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भूलेंगे नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा के वास्तविक कर्णधार माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों में जो भी कमियां थी, उन सभी लगभग उन सभी कमियों का निवारण करते हुए शुक्ल जी ने ये इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किया। और हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा गया ये इतिहास है उनका ये इतिहास ग्रंथ। प्रारंभ में ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस तरीके से द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, उसी तरह से नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इस ग्रंथ का प्रारंभ में प्रकाशन हुआ था। उसके बाद इसी बृहद आकार प्रदान कर शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ का आकार देकर प्रकाशित किया। इसका जो परिवर्धित संस्करण है वो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल 1000 हिंदी कवियों का वर्णन किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हिंदी के विकास में विशेष योगदान देने वाले सभी कवि लगभग इसमें शामिल किए गए हैं। आगे चलें। कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन भी किया है, ये किसी भी ग्रंथ में नहीं हुआ अब तक। कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन केवल और केवल शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथों में ही मिलता है। काल विभाग के अंतर्गत 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है और वे 4 कालखंड है। वीरगाथा काल, जिसकी समय सीमा मानी गई है 1050 से 1375 संवत में दिए गए हैं ये शुक्ल जी के इतिहास में। दूसरा है भक्ति काल 1375 से 1700 तक। तीसरा रीतिकाल 1700 से 1900 और गद्य काल 1900 से 1984 तक। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है
कि शुक्ल जी का इतिहास में वर्णन केवल 1927 ईस्वी तक ही किया गया है। अब और क्या विशेषताएं हैं शुक्ल जी के इस इतिहास ग्रंथ की? सबसे पहली बात यह कि सारे भक्ति काल को इन्होंने 4 बार, पहले तो मोटे तौर पर 2 धाराओं में विभाजित किया, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। उसके बाद निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा को 2-2 शाखाओं में विभाजित कर पूरी तरह से वैज्ञानिक वर्गीकरण भक्ति काल के साहित्य का इन्होंने किया। निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी धारा में और सगुण भक्ति धारा को कृष्ण भक्ति और राम भक्ति धाराओं में विभक्त करने वाले कौन है? शुक्ल जी है। अब अगला ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। लेखक है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। और सबसे महत्वपूर्ण इस ग्रंथ के विषय में बात यह है कि डॉक्टर रसाल ने आदिकाल को जय काव्य काल कहकर संबोधित किया और रीति काल को कला काल नाम दिया। इस इतिहास ग्रंथ में कवियों एवं लेखकों की कृतियों के उदाहरण नहीं दिए गए हैं। एक और विशेषता है इस ग्रंथ की, ज्यादातर जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं, यहां तक कि शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में भी कवियों के जहां पर भी आवश्यकता है वहां उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन ये एक ऐसा ग्रंथ है डॉक्टर रसाल का जिसमें कवियों की कृतियों से उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका प्रकाशन हुआ 1938 ईस्वी में। केवल आदिकाल और भक्तिकाल का ही यहाँ वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है, केवल आदिकाल और भक्तिकाल का वर्णन ही डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में देखने को मिलता है। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का इतिहास ही यहाँ वर्णित है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के इतिहास का वर्णन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। शेष भाग वे नहीं लिख पाए। अपभ्रंश के पहले कवि वे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के कारण अपभ्रंश के जो पहले कवि माने जाते हैं स्वयंभू, उन्हीं को उन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। आगे चलते हैं। यहाँ ये जो संपूर्ण ग्रंथ है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, इसे उन्होंने 7 प्रकरणों में विभक्त किया और ये प्रकरण है संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। ये 7 प्रकरण है जिसमें उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का वर्गीकरण किया है। शुक्ल जी के वर्गीकरण का ही यहाँ पर अनुसरण किया गया है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को उन्होंने, एक और महत्वपूर्ण बिंदु, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को, जिसे शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा संत काव्य कहकर पुकारते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा को वे सूफी काव्य नाम देते हैं। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संत काव्य और सूफी काव्य धाराओं को ये नाम किसने दिया, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा आपको ध्यान में रखना है। आदिकाल को उन्होंने संधि काल एवं चारण काल कहा। अपभ्रंश साहित्य को संधि काल के अंतर्गत उन्होंने वर्णित किया है। आगे चले। अगले ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। और दोस्तों, ये तीनों इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा और ये तीनों ही ग्रंथ साहित्य के इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये न केवल हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हैं, बल्कि साथ ही उस इतिहास के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोण को भी अभिव्यक्त करते हैं, उनकी विचारधारा को भी प्रस्तुत करते हैं। आदिकाल का उन्होंने स्वरूप निर्धारण किया है इन ग्रंथों में और भक्ति काल की पृष्ठभूमि का बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अपभ्रंश काव्य परंपरा का भी वर्णन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथों में किया है। अगला इतिहास ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचयिता कौन है, तो आपको भूलना नहीं है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा और इसका प्रकाशन हुआ 1965 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल के द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास किया गया। यानी कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यह है कि हिंदी साहित्य का जो ढांचा शुक्ल जी ने बनाया, उस ढांचे को गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इस इतिहास ग्रंथ में पूरी तरह से बदलने का प्रयत्न किया। उन्होंने संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। कवि शालिभद्र सूरी, अति महत्वपूर्ण बिंदु है,
गणपति चंद्र गुप्त जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इसके बाद अगला इतिहास जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, 16 भागों में प्रकाशित हुआ 1973 में। हिंदी साहित्य का इतिहास और रीति काव्य की भूमिका, इनमें से ये जो दोनों ग्रंथ है ये तो वृहद संपादित ग्रंथ हैं। दोनों संपादन किसके द्वारा किए गए हैं? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित किए गए हैं, इस बात को भूलेंगे नहीं। और रीति काव्य की भूमिका भी उनका एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। लगभग 23 से 26 विद्वानों के सहयोग से ये ग्रंथ संपादित किए गए हैं। अगला है हिंदी कोविद रत्नमाला, 1909 में पहले और फिर 1914 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य, जिसका प्रकाशन हुआ 1920 ईस्वी में, और इसके लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी और इसका प्रकाशन हुआ 1986 ईस्वी में। ये सभी वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके रचनाकारों के पुस्तक का नाम दे दिया जाता है हिंदी कोविद माला के रचयिता है या लेखक है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेखक इसके हैं बाबू श्याम सुंदर दास। आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि से प्रभावित होने पर भी ये इतिहास ग्रंथ पूरी तरह से मौलिक है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा के कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो समय समय पर लिखे गए और किस प्रकार उनमें परिवर्तन आता गया और वे अधिक से अधिक प्रासंगिक होते गए। अब समय है इतिहास लेखन परंपरा पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और पिछली कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? और ये प्रश्न पूछा गया यूपी पीजीटी 2013 में और यूपी टीजीटी 2003 में। और ऑप्शंस दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर और उसके संपादक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? एनवीएस पीजीटी 2014 में प्रश्न पूछा गया, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया, यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2005 में भी ये प्रश्न पूछा गया। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ऑप्शंस दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ। अगले प्रश्न पर आते हैं। इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी की रचना की यूपी पीजीटी 2002 में, यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2005 में ये प्रश्न पूछा गया और ऑप्शंस हैं कीथ ने, ग्रियर्सन ने, गारसात तासी ने या गिलक्राइस्ट ने। तो दोस्तों, कीथ और गिलक्राइस्ट का तो संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से है ही नहीं। अब दो विकल्प हमारे पास बचते हैं, ग्रियर्सन और गारसात तासी। और ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सभी जानते हैं। तो स्पष्ट है कि गारसात तासी, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान थे, उन्होंने इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अभी मैं जब आपको चर्चा कर रही थी इस ग्रंथ के विषय में, तब भी मैंने आप बताया था कि आप इसे कंठस्थ कर लें। यूपी पीजीटी 2000 में ये प्रश्न पूछा गया और ऑप्शंस है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो दोस्तों, आपको पता है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तो गारसात तासी के हिंदी विद्वानों से संबंधित अंश का हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद प्रस्तुत किया था और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया था। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं और यह प्रश्न पूछा गया यूपी पीजीटी 2000 में। और ऑप्शंस हैं पादरी FEK, पादरी एडविन ग्रीव्स, गारसात तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन। हम दोस्तों बहुत जानते हैं, देखिए इस तरह के प्रश्न जब कभी दिए जाएं परीक्षा में और जहां पर नाम ऐसा हो जो आपके परिचय में नहीं आया हो, क्योंकि ये इतिहास ग्रंथ बहुत
कम पढ़ने में आता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि हम अपने व्यवहारिक ज्ञान का इस्तेमाल करें। तो हम जानते हैं कि गारसात तासी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, हम जानते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सा ग्रंथ लिखा, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा शुरू ही गारसात तासी और ग्रियर्सन जैसे ग्रंथों से होती है। तो ये दो तो पहले ही आउट हो गए। अब बचते हैं पादरी FEK और पादरी एडविन ग्रीव्स। तो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो स्पष्ट है कि बी विकल्प पादरी एडविन ग्रीव्स इस ग्रंथ के रचयिता है। तो इस तरीके से थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके, थोड़ी स्मृति को ताजा करके आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दें। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें, अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की क्या समय सीमा निर्धारित की गई है, ये प्रश्न पूछा गया है। और ये प्रश्न पूछा गया यूपी PGT 2002 में। विकल्प है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, सन 1050 से सन 1375 तक, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित करना है कि जो तिथि हमें दी गई है वो विक्रम संवत में है या सन में है। सन और ईस्वी सन एक ही बात है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और आपको कभी भी ये नहीं भूलना है कि ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ने से विक्रम संवत आता है और विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटाने से ईस्वी सन आता है। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखें। और हम को यह भी ध्यान में रखना है कि शुक्ल जी ने जो इतिहास का कालक्रम निर्धारण किया है, जो वर्गीकरण किया है, वो विक्रम संवत में प्रस्तुत किया है। तो ऐसी स्थिति में विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें, अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास के को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? यूपी PGT 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। तो दोस्तों, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए सबसे पहला व्यवस्थित इतिहास लिखने का काम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास वो पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसमें कालक्रम के अनुसार कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। लेकिन क्योंकि यहां पर विकल्प में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं, जिन्होंने हर दृष्टि से एक व्यवस्थित रूप हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रदान किया, तो ऐसी स्थिति में हम बी विकल्प का चयन करेंगे। लेकिन अगर प्रश्न यही है और विकल्प में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम नहीं है, तो हम जॉर्ज ग्रियर्सन को सही उत्तर के रूप में चिन्हित करेंगे, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिस तरह की व्यवस्था, व्यवस्थित रूप प्रदान किया हिंदी साहित्य के इतिहास को, उससे एक कदम आगे बढ़कर शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। तो शुक्ल जी का नाम है तो शुक्ल जी ही प्रश्न का उत्तर होंगे, और शुक्ल जी नहीं है विकल्प में तो जॉर्ज ग्रियर्सन इस प्रश्न का उत्तर होंगे। इस बात को ध्यान में रखें। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। यूपी PGT 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की। आगे चलें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? यूपी PGT 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों, प्रसंगवश बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब काल क्रम का निर्धारण किया है, हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया है, उसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किए हैं। एक समय सीमा को उन्होंने प्रथम उत्थान बताया है और दूसरी समय सीमा को उन्होंने द्वितीय उत्थान बताया है। तो द्वितीय उत्थान के विषय में यह प्रश्न पूछा गया है कि किस समय सीमा को शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान माना है, और यह प्रश्न पूछा गया यूपी PGT 2013 में। ऑप्शंस हैं 1893 से 1918 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1885 से 1918 ईस्वी, 1903 से 1920 ईस्वी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 1893 से 1918 के बीच का जो समय है उसे शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय माना है। आगे चलते हैं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं।
किसका कथन है? यूपी पीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी राजा शिव प्रसाद सितारे। देखिए दोस्तों, जो पेपर सेटर्स होते हैं वो हर तरह से विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर उनके ज्ञान की परीक्षा करने के लिए हर क्षण लालायित रहते हैं। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद हम गद्य के उद्भव और विकास में पढ़ चुके हैं कि उर्दू भाषा के पक्षपाती थे, पक्षधर थे, और यहाँ पर बात उर्दू की गई है, इसलिए ये नाम दिया गया है ताकि आप भ्रमित हो, लेकिन ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है गारसा तासी। तो दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन और राजा लक्ष्मण सिंह का संबंध तो संस्कृत निष्ठ हिंदी से था, तो उर्दू से के समर्थक होने का तो प्रश्न राजा लक्ष्मण सिंह का होता ही नहीं, क्योंकि हिंदी में हिंदी उर्दू विवाद शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह के बीच से ही शुरू हुआ था। बात आती है जॉर्ज ग्रियर्सन की, तो उन्होंने इस तरह की कोई टिप्पणी की ही नहीं है, और उर्दू की रचनाओं को, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत आदि की रचनाओं को उन्होंने अलग रखा है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने इतिहास ग्रंथ में कहा है कि मैं आधुनिक साहित्य का इतिहास लिख रहा हूं। तो उस स्थिति में जॉर्ज ग्रियर्सन भी आउट हो जाते हैं। अब केवल और केवल बी ऑप्शन बचता है, गारसा दतासी। तो दोस्तों गारसा तासी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रांस में उर्दू के अध्यापक, एक बात और मैं आपको बता दूं, उर्दू को ब्रिटिश काल में हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता था, क्योंकि ये उर्दू में अरबी फारसी के शब्द भी थे और भारतीय भाषाओं के शब्द भी थे। इन सब के मिश्रित रूप से जो भाषा भारत में विकसित हुई उसे उर्दू कहा गया बाद में, लेकिन पहले उसे हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता था, और उसी हिंदुस्तानी भाषा को पढ़ाया करते थे गारसा दतासी पेरिस में, और उन्होंने अपना ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ लिखा ही है, आप सभी जानते हैं। उसके साथ ही एक और जिक्र मैं आपको करूं, 1909 के लगभग संवत है दोस्तों, ये संवत 1909 के लगभग उन्होंने अपने एक व्याख्यान में ये वक्तव्य प्रस्तुत किया था। इस बात को आपको भूलना नहीं है। और उन्होंने कहा था, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, क्यों? क्योंकि वे अध्यापक ही उर्दू के थे, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। तो ये कथन किसका है? गारसा दतासी का, जो संवत 1909 में एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने अभिव्यक्त किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? देखिए द्वितीय उत्थान का प्रश्न हम हल कर चुके हैं। यूपी पीजीटी 2013 और यूपी टीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है 1850 से 1885, 1857 से 1900, 1868 से 1893 और 1800 से 1850। तो दोस्तों 1893 से शुरू हो रहा था द्वितीय उत्थान का समय, जिस प्रश्न को हमने हल किया था, और यहां पर 1893 सी विकल्प में आ रहा है। प्रथम उत्थान की बात करेंगे तो 1893 का जो प्रारंभिक वर्ष है द्वितीय उत्थान का, वो उस प्रथम उत्थान का अंतिम वर्ष होगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए 1868 से 1893 ईस्वी के समय को शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय बताया है, और सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। जीआईसी पीजीटी 2012 में प्रश्न पूछा गया। बहुत ही आसान प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के दौरान भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, और ऑप्शंस हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुलेरी जी ने ही पुरानी हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। जीआईसी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे और बच्चन सिंह। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि बच्चन सिंह ने ही हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। दूधनाथ सिंह ने किसी भी इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं की। सुमन राजे ने लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और जहां तक नामवर सिंह का प्रश्न है, उन्होंने लिखा आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नाम से एक ग्रंथ लिखा। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? जीआईसी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया।
ऑप्शंस है इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी। इस तरह का प्रश्न हम पहले भी एक हल कर चुके हैं, प्रश्न पूछने का तरीका बस अलग था। तो आपको याद होना चाहिए कि इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में जो हिंदी कवियों की चर्चा की गई है उस अंश का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। तो ये विकल्प तो यहाँ पर रद्द हो जाता है। द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यही वो ग्रंथ है दोस्तों जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये ग्रंथ कहीं इस उत्तर में जमते ही नहीं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? जीआईसी पीजीटी 2015 में प्रश्न पूछा गया। अभी 2 प्रश्न पहले ही मैंने शायद इसकी चर्चा की। ऑप्शंस है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या डॉक्टर ममता कालिया। तो दोस्तों डॉक्टर ममता कालिया और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, इनका तो इतिहास लेखन से कोई संबंध ही नहीं है। कहानी साहित्य के आलोचक, एक जाने माने आलोचक है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, और डॉक्टर ममता कालिया जो है वो उपन्यासकार और कथाकार है स्वयं। 2 ही इतिहास ग्रंथ लेखक मिलते हैं हमें, जिसमें से श्याम सुंदर दास की रचना हम पढ़ चुके हैं और डॉक्टर सुमन राजे इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आगे चलते हैं। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? जीआईसी पीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प है 1934, 1913, 1910 और 1900। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1934 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ, क्योंकि 1913 में पहला भाग प्रकाशित हुआ। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और 1934 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। जीआईसी पीजीटी 2015 में प्रश्न पूछा गया। शिव सिंह सरोज, इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी, तस्किराए शुअराए हिंदी, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसाद तासी के ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी से होता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है। जीआईसी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है श्री ब्रज रत्न दास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर श्री कृष्णलाल और डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव। तो इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आगे चलें। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? यूपी टीजीटी 2009-2001 में यह प्रश्न पूछा गया। संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच या अंग्रेजी? तो क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसाद तासी ने लिखा था और वे एक फ्रांसीसी विद्वान थे, तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में द इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ के रूप में सामने आया। आगे चले। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन देखिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी बार कितनी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। यूपी टीजीटी 2002 में पूछा गया, यूपी पीजीटी 2002, यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2008, केवीएस पीजीटी 2014, एनवीएस पीजीटी 2014 में ये प्रश्न बार बार पूछा गया। ऑप्शंस है जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसाद तासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 21वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक है। ऑप्शंस है यूपी पीजीटी 2009, यूपी टीजीटी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया और ऑप्शंस है 2010 और 2005 में ये प्रश्न पूछा गया। और आपके ऑप्शंस है वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आधुनिक काल के बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं, समीक्षक माने जाते हैं, और उन्होंने हिंदी साहित्य विमर्श नामक एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की। आगे चलें। हिंदी नवरत्न के लेखक है। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु और इनमें से कोई नहीं। तो कल
तो हम पहले ही आज के सत्र में इसकी चर्चा कर चुके हैं। मिश्र बंधु ने इस ग्रंथ की रचना की थी, हिंदी नवरत्न, और इसमें 9 महत्वपूर्ण कवि जो उनकी दृष्टि से थे, उन्हीं महत्वपूर्ण कवियों पर चर्चा की गई थी। यद्यपि कवियों की संख्या 10 है, लेकिन मतेराम और भूषण क्योंकि दोनों भाई थे और उनका सरनेम था त्रिपाठी, तो उन्होंने इन दोनों को त्रिपाठी बंधु कहकर एक ही मान लिया है, और उस स्थिति में यहाँ 9 कवि चर्चा में आते हैं। तो इसलिए मिश्र बंधु सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। यूपी टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, इन तीनों भाइयों को सामूहिक रूप से जाना जाता है मिश्र बंधु, और इन्होंने ही मिश्र बंधु विनोद नामक अद्भुत ग्रंथ की रचना की थी। यद्यपि ये 4 भाई थे, लेकिन उनमें से एक भाई उस दौर में सरकारी नौकरी में कलेक्टर के पद पर कार्यरत हुआ करते थे, लेकिन जिन्होंने साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने में भूमिका निभाई वे तीनों यही भाई हैं। इनके नाम को आप कंठस्थ कर लीजिए, बहुत आसान है, गणेश, श्याम और सुखदेव। तो इन तीनों को आसानी से याद किया जा सकता है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। यूपी टीजीटी 2001 में प्रश्न पूछा गया, कबीर, सूरदास, सरहपाद और विद्यापति। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो भी और साथ में विकल्प दिए गए हैं उनसे ही स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि सरहपाद को अधिकांश विद्वानों ने हिंदी का पहला कवि माना है, और इस मत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विद्वान हैं राहुल सांकृत्यायन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? देखिए अभी हमने चर्चा की और इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा रहा है, और यह प्रश्न कई बार आया। यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2008 में पूछा गया, यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में पूछा गया, और नेट में 2012 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो अभी अभी हमने चर्चा की, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में प्रश्न पूछा गया। नगेंद्र, नलिन विलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की। आगे चलें। अगला प्रश्न, हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2005 में ये प्रश्न पूछा गया। ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी या रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों आपको ध्यान है कि गारसा दत्तासी ने फ्रांसीसी भाषा में लिखा था, ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में लिखा था, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी में लिखा, और शुक्ल जी ने हिंदी में लिखा। तो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ बाद का इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर शुक्ल जी से पहले के इतिहासकार हैं जिन्होंने शिव सिंह सरोज की रचना की। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2015 में प्रश्न पूछा गया। पहली सूची में ग्रंथ का नाम दिया गया है दोस्तों, दूसरी सूची में लेखक का नाम दिया गया है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका अभी हम एक चर्चा भी कर चुके हैं एक प्रश्न में। हमको अच्छी तरह से ध्यान है कि हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि विकल्प में कौन सा विकल्प सही उत्तर के रूप में आ रहा है। तो ए का दूसरा इस बी विकल्प में है, बी का चौथा और सी का दूसरा, सी का पहला परशुराम चतुर्वेदी और डी का तीसरा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? और ये प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2006 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान होगा। विकल्प देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। दूसरा विकल्प है रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। और डी विकल्प है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, एक तो हमको अपने सामान्य ज्ञान से इतना पता है कि इन सभी इतिहासकारों में सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीनतम इतिहास लेखक है मिश्र बंधु। तो ऐसी स्थिति में जिस विकल्प में मिश्र बंधु का नाम सबसे पहले आएगा वही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। तो डी विकल्प में ये प्रश्न आ रहा है, मिश्र बंधु, बाकी सब में नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में मिश्र बंधु यहां पहले हैं। रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि उनका समय माना जाता है 1884 से 1941 के बीच, रामचंद्र शुक्ल। रामकुमार वर्मा, जिनका समय माना जाता है 1905 से 1990 के बीच, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका समय माना जाता है 1907 से 1979 के बीच। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कालक्रम के अनुसार सबसे पहले आते हैं मिश्र बंधु, फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले, अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? ये प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 में। ऑप्शंस है प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अवस्था से या पाली से। तो दोस्तों, शुक्ल जी ने प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव माना है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामकुमार वर्मा और बच्चन सिंह। तो दोस्तों, चारों विद्वान ऐसे हैं यहाँ जिनके इतिहास ग्रंथ प्रसिद्ध हैं और हम पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन आपको बहुत बारीकी से एक बात ध्यान में रखनी है कि जिस डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ को हम पढ़ते हैं वे उसके लेखक नहीं बल्कि क्या है, संपादक। और उनके इतिहास ग्रंथ में 23 से 26 विद्वानों ने लगभग अपने अपने विभिन्न इतिहास के विषयों से संबंधित लेखों के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की है। तो यानी कि इतिहास ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा, उन्होंने इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको ध्यान होगा दोस्तों कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा तासी के ग्रंथ में जो हिंदी कवियों का परिचय दिया है उसका इतिहास ग्रंथ लिखा था हिंदुई साहित्य का इतिहास या हिंदुई साहित्य का इतिहास। रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और बच्चन सिंह ने लिखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों इतिहासकारों ने इतिहास ग्रंथों की रचना की, केवल डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं की, उन्होंने इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले, इनमें से काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है बाबू श्याम सुंदर दास, बी डॉक्टर ठाकुर शिव कुमार सिंह, सी रामनारायण मिश्र और डी रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, ये तीनों विद्वान काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में शामिल किए जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल इसमें शामिल नहीं थे। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाले प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो दोस्तों, कुछ जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं उनके लेखकों के नाम आप कंठस्थ कर लें। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हम कई बार पढ़ चुके, बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। और हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। क्योंकि हम जानते हैं कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कौन सा ग्रंथ लिखा, हिंदुई साहित्य का इतिहास।
तो उसका विकल्प यहाँ पर है ही नहीं। अब देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यानी ए का पांचवा, तो ए का पांचवा पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, बी का दूसरा सही है, सी का पहला बिल्कुल सही है और डी का तीसरा, यानी कि ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये सारे विकल्प पढ़ूं, मैं आपको एक बात याद दिला देती हूं कि सबसे पुराना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आप सभी जानते हैं, गारसा दत्तासी का ग्रंथ है इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। तो जिस विकल्प में ये ग्रंथ सबसे पहले है वही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, बी विकल्प, क्योंकि इसमें शिव सिंह सरोज पहले है, इसमें मिश्र बंधु विनोद है और इसमें मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर है। अब बात आती है इस बिंदु को समझने की। तो इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ सबसे पहले 1839 में और उसके बाद इसका दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद आता है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1883। फिर मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में, और मिश्र बंधु विनोद आप सभी कई बार पढ़ चुके हैं 1913 और 1934। तो ऐसी स्थिति में ये क्रम काल क्रम के अनुसार बिल्कुल सही क्रम साबित होता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है। यूपी टीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2015 में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ। ऑप्शंस है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास और गणपति चंद्र गुप्त। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस ग्रंथ की रचना की और ये ग्रंथ दो भागों में 1959 और 1960 में क्रमशः प्रकाशित हुआ। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? यह प्रश्न पूछा गया जीआईसी पीजीटी 2009 में, यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो दोस्तों इन तीनों विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में काल क्रम के काल विभाजन को महत्व नहीं दिया। केवल और केवल जॉर्ज ग्रियर्सन ही वो विद्वान है जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन को महत्व दिया अपने ग्रंथ में। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? केवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास या शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर नामक जो ग्रंथ था उसकी भूमिका लिखी थी और उसी भूमिका उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास, और उसे ही बाद में परिवर्धित करके उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। यूपी टीजीटी 2003 और दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है 1917, 1918, 1919 या 1929। कई बार पढ़ चुके हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1929 में प्रकाशित हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न हिंदी नवरत्न का रचना काल है। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में पूछा गया। हिंदी नवरत्न जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं आज के सत्र में, और इसके रचनाकार है मिश्र बंधु और इसका प्रकाशन वर्ष है 1910। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को
परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में प्रश्न पूछा गया। पिछले प्रश्न में ही मैं इस बात की चर्चा कर चुकी हूं दोस्तों। हिंदी ए ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य का इतिहास, सी हिंदी साहित्य का विवेचन और डी हिंदी साहित्य का विकास। तो उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी थी और उसी को परिवर्धित और परिमार्जित करके उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में प्रश्न पूछा गया। बहुत ही आसान है, आप सभी को रट चुका है अब तक। हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 में प्रश्न पूछा गया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, ये भी विकल्प सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये विकल्प सही नहीं है क्योंकि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के रचयिता है डॉक्टर बच्चन सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया है। तो सी विकल्प असंगत युग्म है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसे अब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। उस पर आधारित प्रश्नों पर आपकी पकड़ मजबूत हो गई होगी और पिछले हर सत्र की तरह ये सत्र भी आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए, एक से एक उपयोगी सत्रों का इंतजार करिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। नमस्कार।